हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से कि हमने सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर लिया है। आज हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कवर करेंगे। तो ये जो ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की, इट डील्स विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कल्चरल फॉर्म्स ऑफ द पास्ट एंड टू ट्रेस देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टाइम। ठीक है, पास्ट में क्या कल्चर था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उसको हम स्टडी करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और समय के साथ उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं, आज से कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी नीड क्या है इस वाले ब्रांच की? फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल मटीरियल रिमेन्स द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट विद द असिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिस्ट एंड अदर नेचुरल साइंटिस्ट कैन रिकंस्ट्रक्ट द नेचुरल environment and reach conclusions about the food consumed by the ancient people। सबसे पहले तो क्या यूज़फुलनेस है या क्या स्कोप है? जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वो बाकी सारे बायोलॉजिस्ट और भी जो साइंटिस्ट हैं उनकी मदद से नेचुरल इन्वायरमेंट जो पास्ट का था उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, मटेरियल रिमेन्स को देखते हुए कि क्या उस समय का मटेरियल रिमेन्स था, उसको स्टडी करके ये एक रिकंस्ट्रक्ट करते हैं समय के नेचुरल इन्वायरमेंट को, और उससे ये पता लगाते हैं, हिंट लेते हैं कि उस समय के लोग आखिर कैसा फूड कंज्यूम करते थे, तो इस बात की जानकारी मिलती है। दूसरा क्या है? चारकोल या ऑर्गेनिक मटेरियल अगर हमें किसी साइट से मिलता है तो हम उसकी स्टडी करते हैं, और उसकी स्टडी से हम उस समय टाइम पीरियड का पता लगा सकते हैं कि आखिर ये रिमेन जो है वो कौन से टाइम पीरियड का था, जिससे हमें उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने में आसानी हो जाएगी और हम पता लगा पाएंगे। थर्ड हमारा पॉइंट आता है ह्यूमन बोन से हमें क्या पता लगेगा। अगर हमें कहीं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में हमें बोन्स मिले हैं इंसानों के, तो उससे हमें पता लग सकता है कि उस समय कितने लोग वहाँ पे उस समय के वातावरण में रह रहे थे, उनकी क्या एज थी डेथ के टाइम में, उनका सेक्स क्या था, और उनके डेथ का क्या कारण था, कोई बोन पे निशान है चाकू का है किसी वैसी चीज़ का जिससे हमें पता लग सके, ब्लेड्स का, कि उसकी डेथ क्या नेचुरल थी या अननेचुरल थी। फिर अगर हमें आर्कियोलॉजिकल साइट से कोई पॉटरी फिगरीन्स या फिर अदर आर्ट वर्क्स मिलते हैं, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय के पीपल का अपीयरेंस क्या था। जैसे हमने हरप्पन सिविलाइजेशन में देखा, बियर्डेड मैन का हमें स्टैचू मिला था, डांसिंग गर्ल का मिला था, तो उससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि हाँ उस समय लोग किस तरीके से रहन सहन उनका था, कैसे वो लुक वाइज लगते थे, उनके ड्रेस क्या थे। ठीक है, और कभी कभी हम उनके सोशल लाइफ का भी पता लगता है। जैसे कि मान लिया हमें बुलक बुलक काट काट कहीं से मिल रही है, ठीक है, काट मिल रही है हमें कहीं से, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोग काट का यूज़ करते थे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। उसके बाद अगर हमें बर्न फूड के रिमेन्स मिलते हैं जो कि कार्बनाइज्ड हो चुके हैं, तो उससे हमें एग्रीकल्चर का पता लग सकता है कि उस समय का क्या एग्रीकल्चर था, लोग क्या ग्रो करते थे, क्या फूड कंज्यूम करते थे। अगर हमें टूल्स लाइक ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, तो एक हमें टूल्स जो है वो कई जगह पे मिल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके के टूल मान लिया इस जगह पे बहुत ज़्यादा हैं, और इसी तरीके के टूल्स हमें कहीं डिस्टेंट प्लेस पे एक दो मिल जाते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो कहाँ कहाँ उनका मूवमेंट था, किस किस रेंज तक वो लोग जाते थे, तो इस बात का हम पता लगा सकते हैं। बात करें अगर डेवलपमेंट की, तो ये भी हमारा बाकी के ब्रांचेस की तरह ही ओल्ड और न्यू फेज़ में बटा हुआ है। ओल्ड या अर्ली मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट एग्जिस्टेड प्रायर टू 1960s। 1960s के पहले तक हमारी ओल्ड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी चलती थी, जिसमें हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड क्रोनोलॉजीज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट कल्चर इट हैड स्टडी। तब तक हमने बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं स्टडी किए थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो कुछ ही कल्चर्स हमने स्टडी किए थे, तो बस उसको सिंपली डिस्क्राइब और उनके क्रोनोलॉजी बताने का काम करता था। क्रोनोलॉजी मतलब समय के अनुसार हम कौन सा कल्चर पहले आया, और कल्चर में भी कौन सी चीज़ पहले आई, किसका पहले इन्वेंशन हुआ, ये सारी चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग देखना। अब न्यू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी 1960s के बाद आई, अर्ली 1960s में इमर्ज हुई। इट एम्फेसाइज्ड कल्चरल इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, जनरल सिस्टम्स अप्रोच एंड लॉजिको डिडक्टिव रीजनिंग। अब आप सोच रहे होंगे क्या है वर्ड, इसका क्या मीनिंग है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, ये अप्रोच फॉलो होते थे। सबसे पहला इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव या अप्रोच, तो इस अप्रोच में क्या देखते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी इन द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर।
ठीक है, कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का क्या रोल था वो हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं ना एग्जाम्पल में कि पहले स्टोन एज था, उसके बाद हमारा आया ब्रॉन्ज एज, ठीक है, फिर आया हमारा आयरन एज। तो उस हिसाब से हम कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, ये हम पता लगाते हैं टूल्स के थ्रू। ठीक है, उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी इसके थ्रू। तो यही हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होता है। जनरल सिस्टम अप्रोच की बात करें तो इट स्टडीज द इंटर रिलेशंस ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, लोकल एंड रीजनल पॉपुलेशन। जनरल सिस्टम से हम क्या समझते हैं, सिस्टम में हमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं, वो जब आपस में काम करते हैं एक साथ मिलके तो एक सिस्टम पूरा बना लेते हैं, सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट बनाते हैं, हमारे किसी भी ह्यूमन हैबिटेशन या ह्यूमन की लाइफ में उसका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, लोकल एंड रीजनल पॉपुलेशन, ये किसी भी जगह की क्या करते हैं, सिस्टम बना के रखते हैं। तो हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं और आपस में इंटरलिंक करके देखते हैं। उसके बाद लॉजिक को डिडक्टिव रीजनिंग, इट यूटिलाइजेस प्रेजेंट प्रिमिटिव कल्चर टू अंडरस्टैंड द एक्सटिंक्ट एंशिएंट कल्चर्स। ठीक है, हम अभी के समय में जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, जो ऐसे पीवी टीजीज हैं हमारे यहाँ ट्राइबल्स, ठीक है, या ऐसे कोई ट्राइब्स हैं जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं, तो हम उनको स्टडी करते हैं और उनकी स्टडी के थ्रू हम प्रीवियस जो एंशिएंट कल्चर्स थे इस टाइप के उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। और इसको हम एथनो आर्कियोलॉजिकल टर्म भी हमने दिया हुआ है। बात करें ब्रांचेस की तो इसके 4 मेन ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहला है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इट रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिन, इवोल्यूशन, डिफ्यूजन ऑफ कल्चर बिटवीन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन एंड द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो प्री हिस्टोरिक क्या करता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ओरिजिन देखता है, इवोल्यूशन देखता है, डिफ्यूजन देखता है कल्चर का, कब से कब तक, पहले जब सबसे पहले जब ह्यूमन इवॉल्व हुए और जब तक राइटिंग डेवलप हुई, मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और राइटिंग की जब डेवलपमेंट हुई, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ राइटिंग, इस दौरान का भी जो भी टाइम पीरियड है उसमें हम कल्चर का कैसे ओरिजिन हुई, इवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे डिफ्यूज़ हुआ कल्चर, इस चीज़ की हम प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। Text aided archaeological anthropology, reconstruction of ancient civilization that have developed the art of writing। अब हमने ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और राइटिंग का इन्वेंशन हुआ, तब तक हमने प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया। उसके बाद राइटिंग के इन्वेंशन के बाद जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो हमारा आता है टेक्स्ट एडेड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिस टाइम पीरियड का हमारे पास टेक्सचुअल मटेरियल अवेलेबल है। तीसरा हमारा आता है टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इट इज़ कंसर्न विथ नॉन लिटरेट पीपल। अब क्या है, जो लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके यहाँ राइटिंग का सिस्टम नहीं है, तो उनके यहाँ हमारे पास कोई भी टेक्स्ट मौजूद नहीं होंगे। तो ऐसे कल्चर्स को स्टडी करना हमारे टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है। फिर आ गया हमारा चौथा सैल्वेज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। It is an effort to obtain as much information as possible from the sites threatened by destruction। इसमें हम ऐसी साइट्स की स्टडी करते हैं जो कि खतरे में है अभी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन के खतरे में है, जल्दी हो सकता है कि मतलब वो ख़त्म हो जाए। ऐसे कल्चर को स्टडी करते हैं हम सैल्वेज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। अगर रेलेवेंस देखें हम तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की क्या रेलेवेंस है। It provides us knowledge about the socio-cultural life of the people of prehistoric time, enables us to understand the origin and evolution of human culture and behavior। ठीक है, सोशियो कल्चरल लाइफ क्या था उस समय के लोगों का, ये हमें समझने में मदद करता है। ये फील्ड प्री हिस्टोरिक टाइम में कैसा था सोशियो कल्चरल लाइफ। सोशियो कल्चरल क्या होता है, इस टर्म का मतलब ये हम पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारा ह्यूमन का कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, ह्यूमन का बिहेवियर कैसे इवॉल्व हुआ, वो चीज़ समझने में भी मदद करता है। सेकेंड है, इट ऑल्सो स्टडीज द क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट टाइम, दस वी केम टू नो क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ रिमोट पास्ट। ये हमें वहाँ के क्लाइमेट या इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करने की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उस समय का क्लाइमेट पैटर्न क्या था वो भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लिया वहाँ पे हमें पता चले एक्सकेवेशन से कि वहाँ की क्रॉप्स क्या क्या थी, तो उन क्रॉप से हम ये पता लगा सकते हैं कि
क्रॉप्स का, क्योंकि हम ग्रोथ पैटर्न जानते हैं कि राइस कहाँ पे ग्रो होती है, ट्रॉपिकल रीजन में या फिर ऐसी जगह जहाँ बारिश होती है, ठीक है। तो उससे हम आगे क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं उस समय के। वहीं अगर हमें कुछ जैसे बाले या ऐसी कोई चीज़ें मिल जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एरिया ड्राई रहा होगा। चौथा देखें, इट एनालाइजेज द पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज कल्चर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ऑफ एंशियंट टाइम। ठीक है, तो ये जो हमने स्टोन एज को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन सारे पार्ट्स की स्टडी करता है पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि हमें एंशियंट टाइम्स में क्या लाइफ थी उसको समझने में हमें हेल्प मिलता है। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इनेबल्स द डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू स्टडी द ह्यूमन पास्ट इन अ होलिस्टिक मैनर। इट इज़ अ ब्रांच दैट डील्स प्राइमरली विथ प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, ये ऐसा स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी का जो कि हमें ह्यूमन पास्ट को समझने में मदद करता है एक होलिस्टिक वे में, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जो मैन को स्टडी करती है एज एन होलिस्टिक मैनर, इन अ होलिस्टिक मैनर। ठीक है, होलिस्टिक मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका इफ़ेक्ट मैन के इवोल्यूशन, मैन के बिहेवियर, मैन के कल्चर पे पड़ता है, तो उन सारी ही चीज़ों की स्टडी हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। तो ये भी हमें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी हमें होलिस्टिक मैनर में स्टडी करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये मुख्य रूप से प्री हिस्टोरिक टाइम पे फोकस रखता है। तो आज हमने आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को भी स्टडी कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट जो है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, उसको भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।